हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने बेटा लास्ट क्लासेस में रेशो डिस्कस किया, वो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अपन उसका नेक्स्ट पार्ट प्रोपोर्शन डिस्कस करते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा? यदि हमारे पास हम कहें कि हमारे पास टू रेशोज हैं, वो इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो किस में है? दोनों रेशोज प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। सपोज टू पर्सन्स हैं ए एंड बी। हमने कहा कि ए है, उसके पास 3 एप्पल्स हैं, और जो बी है उसके पास 5 एप्पल्स हैं, ठीक है। तो ए और बी के पास जो एप्पल्स हैं उनका रेशो क्या हुआ बेटा अपने पास? 3:5, ठीक है। अब यदि हम ये कहते हैं कि एक एप्पल की कॉस्ट सपोज 30 रुपीज है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ए को कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 3 एप्पल्स के लिए 90 रुपीज देना पड़ेगा, और बी को कितना खर्च करना पड़ेगा बेटा? 5 एप्पल्स हैं तो 30 के हिसाब से कितने हो गए? 150 रुपीज। अब हमारे पास जो ए और बी हैं उन्होंने जो अमाउंट स्पेंड किया उसका हम रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका रेशो कितना हो गया बेटा? 90:150, ठीक है। अब यदि हम 90:150 को सिंप्लीफाई करें, मतलब 30 का डिवाइड कर दें, तो देखो यहां 3 आ जाएगा और यहां 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगा बेटा? 3:5। इट मीन्स हमारे पास जो ये रेशो है और ये रेशो है ये एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों क्या हैं? सेम है। अब यदि ये दोनों रेशो सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? दीज टू रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। ये दोनों रेशो किस में है? प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? टू रेशोज आर इक्वल, ठीक है। तो हम प्रोपोर्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोपोर्शन इज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा छोटी सी। प्रोपोर्शन इज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। यदि टू रेशोज इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो किस में है बेटा? प्रोपोर्शन में है। तो अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि 3:5 जो ये फर्स्ट रेशो है, इट इज इक्वल्स टू सेकंड रेशो, एंड सेकंड रेशो इज 90:150, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 3:5 इज इक्वल्स टू 90:150। तो इस तरीके से यदि हम रेशो लिख रहे हैं टू डिफरेंट रेशो को, ये हमारे पास फर्स्ट रेशो है और ये क्या है बेटा? सेकंड रेशो है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो जो फर्स्ट रेशो होगी उसमें दोनों टर्म एक जैसी हैं, और सेकंड रेशो जो रेशो है प्रोपोर्शन का उसमें भी दोनों टर्म एक जैसी हैं, अमाउंट को डिनोट कर रही हैं। लेकिन यदि हम फर्स्ट रेशो देखें और सेकंड रेशो देखें, इनकी क्वांटिटीज को देखें, तो ये क्या है? डिफरेंट हो सकती है यहां पर, ठीक है। जो अपने पास फर्स्ट रेशो है वो नंबर ऑफ एप्पल्स को डिनोट कर रहा है, और जो सेकंड रेशो है वो किसको डिनोट कर रहा है बेटा? अपने पास अमाउंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं? डिफरेंट हो सकती है अपने पास। तो ये हमने रेशो का एग्जांपल लिया, रेशो और प्रोपोर्शन का एग्जांपल लिया। प्रोपोर्शन की अपन ने डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली कि प्रोपोर्शन क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज है, ठीक है। अब सपोज हमारे पास बेटा एक रेशो है A:B, और दूसरा रेशो है बेटा अपने पास C:D। अब यदि ये प्रोपोर्शन में है तो ये दोनों रेशो क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो हम इनके बिटवीन इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। यदि हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएं तो हमारे पास प्रोपोर्शन का एक और साइन होता है, ये 4 अपने पास डॉट्स हैं। ये साइन किसके लिए यूज करते हैं बेटा? हम प्रोपोर्शन के लिए। तो ये अपने पास A:B प्रोपोर्शन C:D। तो प्रोपोर्शन को हम इन दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो हम फर्स्ट जो हमारे पास रेशो था और सेकंड रेशो था उसके बिटवीन इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इस तरीके से 4 डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपने पास हमने ये भी डिस्कस किया था जब रेशो पढ़ा था A:B। A:B इज A/B इक्वल्स टू C:D मीन्स C/D। तो ये हमारे पास जो प्रोपोर्शन हुआ उसको हम इन 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। A:B फर्स्ट रेशो लिखा, इक्वल टू का साइन लगाया, सेकंड रेशो लिखा, या फिर प्रोपोर्शन का साइन ये लगा सकते हैं, या फिर A:B को हम A/B लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लगा दिया C:D, ठीक है। तो ये अपने पास 3 मेथड्स हैं प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। अब हमारे प्रोपोर्शन में टोटल कितनी क्वांटिटीज होंगी? 4 क्वांटिटीज होंगी, 4 टर्म्स होंगी, 1 2 3 एंड 4। तो अपने पास जो ये फर्स्ट टर्म है A है, इसको कहते हैं हम फर्स्ट प्रोपोर्शन,
ठीक है। ये B इज सेकेंड प्रोपोर्शन, C इज थर्ड प्रोपोर्शन एंड D इज फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ये टोटल 4 टर्म्स हो गई हमारे पास प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो अपने पास A एंड D है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन की आउटर टर्म्स है। क्या है ये? आउटर टर्म्स। तो अपने पास जो ये A और D है, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। और शॉर्ट में इनको हम एक्सट्रीम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सट्रीम टर्म्स, या फिर शॉर्ट में क्या कह सकते हैं हम? एक्सट्रीम्स कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये B और C है अपने पास, ये मिडिल टर्म्स हैं, ठीक है। इन मिडिल टर्म को हम शॉर्ट में कहते हैं मीन्स, ठीक है। तो आउटर टर्म्स हैं, उनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, मिडिल टर्म को क्या कहते हैं बेटा? मीन्स कहते हैं कंबाइंडली, ठीक है। तो अपने पास अपन ने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, क्या होती है? 4 टर्म्स होती हैं, ये अपन को मालूम चल गया। आउटर टर्म्स को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और इनर 2 टर्म्स हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? हम मीन्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रोपोर्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा अपने पास? सपोज हमारे पास कोई प्रोपोर्शन है A/B इक्वल्स टू C/D। हम प्रोपोर्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये प्रोपोर्शन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल तो हम बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट रूल में हम क्या कह सकते हैं बेटा? A मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय C। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं ABCD, ये प्रोपोर्शन में है, तो हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट रूल है। और यदि हम यहां पर देखना चाहें तो AD, या स्मॉल d लिख लेते हैं, AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। यदि क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल में क्या रहा है? A और D मल्टीप्लाई हो रहे हैं और B और C मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये जो AD है ये एक्सट्रीम टर्म्स है हमारे पास, तो हम ये भी तो कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास बेटा क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट रूल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। एक्सट्रीम्स और मीन्स तो आप जानते ही हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं, ठीक है। तो कैसे भी हम याद रख सकते हैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट रूल को। अब अपने पास जो एक क्रॉस प्रोडक्ट रूल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो आपको क्या करेंगे? कोई सी भी 3 टर्म्स दे देंगे और 4th टर्म आपसे कैलकुलेट करा लेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज आपको गिवन है इफ 3/24 proportion 5/x, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको एक छोटा सा प्रोपोर्शन दे रखा है बेटा, और आपसे कह रहे हैं कि आप x की वैल्यू कैलकुलेट करो इफ दीज टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यदि ये प्रोपोर्शन में है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा अपना? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब 3 × x इक्वल्स टू 24 × 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो x इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया हमारे पास? 40 हो गया, ठीक है। तो अननोन वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, x की 40 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने किसकी हेल्प से किया? क्रॉस प्रोडक्ट रूल की हेल्प से किया।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रपोर्शन ए बी इंटू ए माइनस बी रेशो एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको बेटा ये प्रोपोर्शन दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये 4 टर्म हो गई हमारे पास, 4 प्रोपोर्शन, फोर्थ टर्म हो गई अपने पास। ठीक है, इसमें आपको फोर्थ वैल्यू जो है एक्स की वो कैलकुलेट करना है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपने पास फार्मूला एक ही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए माइनस बी, और इसका नीचे डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो हम जानते ही हैं, डिस्कस भी किया था हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका जब नीचे डिवाइड करेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया। अब यहां पर एक बार ए प्लस बी है, यहां पर 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो पावर क्या बचेगी, अब 1 बचेगी। तो अपने पास हो गया ए प्लस बी की पावर 1 यानी ए प्लस बी इंटू ए बी। तो ये हमारे पास आंसर हो गया ए बी इंटू ए प्लस बी। और हो सकता है आंसर में आपको मल्टीप्लाई करके भी देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। दोनों ही आंसर करेक्ट है हमारे पास। जिस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दे रखा है उस फॉर्मेट में हम अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास क्वेश्चन था क्रॉस प्रोडक्ट रूल पर। If 1/2, 1/3, 1/x, 1/6, ठीक है, are in proportion, then find the value of x। तो ये 4 टर्म्स आपको गिवन है और आपको ये कह रहे हैं कि ये किसमें है बेटा, प्रोपोर्शन में है। तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो यदि ये बेटा प्रोपोर्शन में है तो अपने पास हम लिख सकते हैं 1/2 रेशो 1/3 प्रोपोर्शन 1/x रेशो 1/6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपोर्शन में हमने इसको लिख लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि 1/2 इंटू 1/6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 1/3 इंटू 1/x। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 1/12 इक्वल्स टू 1/3x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 3x इक्वल्स टू 12 यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 12/3 यानी कि 4। ठीक है, तो अपने को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं ये, जिसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और कोई भी एक वैल्यू आपको अननोन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको थर्ड प्रोपोर्शन अननोन हो गया, ठीक है ना, किसी में फोर्थ कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, फर्स्ट भी कर सकते हैं, किसी को भी अननोन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला हमें सेम अप्लाई करना है, सब में ही हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास 5/40, या हमें टर्म्स दे रखी है बेटा 5/40, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टर्म आपको दे रखी है 8 and 60। ठीक है,
ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है, ये प्रपोर्शन में नहीं है, ठीक है ना, दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यदि हम 4th टर्म में कुछ चेंज कर दें तो ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे, ठीक है। 4th टर्म में कुछ चेंज करने पर ये किस में हो जाएंगे, प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो आपको 4th टर्म कैलकुलेट करनी है जिससे कि ये प्रपोर्शन में हो जाए, मतलब 60 की जगह हम क्या पुट कर दें जिससे ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाए, प्रपोर्शन में हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी इन्होंने दे रखा है कि ये टर्म अपने पास प्रपोर्शन में नहीं है ड्यू टू 60, मतलब ये 60 हमारे पास करेक्ट टर्म नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं 60 को। हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास जो 4 टर्म्स हैं वो कितनी है बेटा, ये है हमारे पास 4 टर्म्स। 4 टर्म को हमने क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया। अब यदि ये प्रपोर्शन में है, मतलब 5:40 इक्वल्स टू है 8:x, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, 5x आएगा हमारे पास, ठीक है ना। एंड इट इज इक्वल्स टू 40 × 8, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, 40 मल्टीप्लाई बाय 8/5, तो 5 8 जा 40 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 64। मतलब यहां यदि हम 60 की जगह 64 पुट कर देंगे तो ये 4 टर्म्स जो है हमारे पास वो किस में आ जाएंगी, प्रपोर्शन में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये अपने पास जो क्रॉस प्रोडक्ट रूल है उस पर इतने डिफरेंट टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब अपन ने काफी प्रैक्टिस कर ली, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा अब अपन पढ़ते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अब देखिए बेटा एक कंटिन्यूड जो प्रोपोर्शन है इसमें हमारे पास केवल 3 टर्म्स ही होती हैं, ठीक है ना। एक तो a, एक सपोज b है और एक सपोज क्या है, c है। तो हमारे पास जो ये a है इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। c इज थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये हमारे पास हो गया बेटा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो गया हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन। अब जो ये b है इसको हम सेकंड प्रोपोर्शन नहीं कह के हम कहते हैं मिडिल प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ओनली 3 टर्म्स होती है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बेटा प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम प्रोपोर्शन बनाते हैं तो अभी हमने देखा कि प्रोपोर्शन में तो हमें 4 टर्म्स चाहिए होती हैं। प्रोपोर्शन अभी हमने डिस्कस किया था, प्रोपोर्शन क्या होता है a:b, यहाँ पर फर्स्ट रेशो में 2 टर्म्स, फिर प्रोपोर्शन, फिर सेकंड रेशो में भी हमें कितनी टर्म्स चाहिए होती हैं, 2 टर्म्स चाहिए होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 3 टर्म्स ही हैं। तो हम जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये हमने फर्स्ट रेशो बना लिया a:b। अब सेकेंड रेशो में भी हम इस b को ही आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है ना। इस b को ही आगे कंटिन्यूड कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, b:c आ जाएगा। तो हमने 3 टर्म्स से ही प्रोपोर्शन की 4 टर्म्स बना ली, ठीक है। तो इस टाइप से यदि हम प्रोपोर्शन को लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। इसमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमेशा क्या होती है बेटा, सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होगी अपने पास, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज से हमने प्रोपोर्शन बना लिया। अब प्रोपोर्शन है तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। अब यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा अपने पास, a × c इक्वल्स टू b × b, यानी कि b² इक्वल्स टू क्या हो गया, ac हो गया। तो हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, b² इक्वल्स टू a × c, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में या तो आप के पास जो भी क्वेश्चन आए आप उसको इस तरीके से लिख लो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, और ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो कि यदि अपने पास a b c 3 टर्म्स हैं तो हमारे पास b² इज इक्वल्स टू क्या होगा, ac, या फिर हम इसको चाहें तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू √ac, ठीक है। और यदि हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सपोज,
तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए c का डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर अपॉन सी, और यदि c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के। अब इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम कैसे करते हैं, ये देखिए। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको वैल्यूज दे रखी है बेटा इन्होंने 25 एंड 49। तो क्वेश्चन है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 49। तो मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, इट मींस मिडिल टर्म हमारे पास अननोन है, इट मींस ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है। फर्स्ट प्रोपोर्शन को किससे डिनोट करते हैं हम, ए से, और ये हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड प्रोपोर्शन है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, सी से। अब हमारे पास फार्मूला है मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने का, b इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए सी, तो अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 49, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 और 49 का क्या होता है 7, तो बेटा हमारा आंसर कितना हो गया 35। तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया 35 हो गया। ये हमने डायरेक्ट जो फार्मूला था वो याद कर रखा है, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज ऐसा भी हो सकता है कि हमें फार्मूला याद नहीं हो, ठीक है, तो हम फिर भी कर सकते हैं। तो हम उस केस में कैसे करेंगे बेटा, इसको, ये हमारे पास 25 फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन जो हमें कैलकुलेट करना है वो b है, और ये क्या है 49 आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 25 रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो 49। ठीक है, ये हमने पढ़ाई है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को हम प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं, अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 25 इंटू 49, सो b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 49, और अपने पास क्या हो जाएगा 25 का अंडर रूट 5, 49 का अंडर रूट 7, तो ये 35 आ गया। ठीक है, तो आपको जैसा भी सूट करे बेटा उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मीन प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। आपको थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसका आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन किसका कैलकुलेट करना है, 12 एंड 18 का, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, इट मींस सी अननोन है। ठीक है, सी अननोन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसको फार्मूले से कैलकुलेट करें तो फार्मूला अपने पास क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, मीन्स सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 इंटू 18 अपॉन ए इज 12। अब सिंप्लीफाई कर लो, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 9, तो अपने पास क्या आ गया बेटा ये 27। ठीक है, तो अपने पास थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो क्या आ गया 27 आ गया। तो हम कोई सा भी प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ये फार्मूला याद रखिए आप, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, अब आपसे थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करा रहे हैं, इसका मतलब जो टू वैल्यूज गिवन है वो ए और बी हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन करा रहे हैं तो बी और सी हो गई वैल्यूज। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करा रहे हैं तो ए और सी हो गई। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आप कर लोगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल टच में है। ठीक है ना, वो है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी है इसका, लेकिन ज्यादा एस्पेक्ट क्या है बेटा थियोरेटिकल है इसका। ठीक है, तो अपने पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, यदि हमारे पास कोई प्रोपोर्शन है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास प्रोपोर्शन का फर्स्ट रेशो है उसकी बोथ टर्म्स को हम क्या कर देते हैं
इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब उसका इनवर्स रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो हमारे पास सेकंड रेशो है सी रेशो डी, इसमें भी हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं बोथ टर्म्स को, मतलब उनका हम इनवर्स रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमने रेशो पढ़ा था तो टाइप्स ऑफ रेशो में इनवर्स रेशो डिस्कस किया था, तो इनको इंटरचेंज करने का मतलब क्या, हमने इसका इनवर्स रेशो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो प्रोपोर्शन है इसको हम लिख सकते हैं बेटा बी रेशो ए प्रोपोर्शन डी रेशो सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, यदि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसी को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो कहते हैं। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हम प्रोपोर्शन को इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भाई ऐसा क्यों है, क्या ये इक्वल है अपने पास। ठीक है ना, तो हम ये देख सकते हैं कि इक्वल है या नहीं। उसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, मीन्स क्या है अपने पास, बी एंड सी। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब यदि सेम ऐसा ही रिजल्ट यहां से भी आता है, इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों क्या हैं, एक जैसी चीजें हैं, तो यहां पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बी इंटू सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ए इंटू डी। तो देखो वही रिजल्ट आ रहा है, ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। इट मीन्स ये दोनों क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है। तो आपको इसमें बस ये याद रखना है कि इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रेशो को इंटरचेंज कर देते हैं और सेकंड रेशो की टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपको दे दिया सपोज 2:5 प्रपोर्शन 4:10, ये हमारे पास कोई प्रोपोर्शन है। ठीक है, और ये कह रहे हैं बताओ, हमने इस प्रोपोर्शन को इस तरीके से लिख दिया 5:2 प्रोपोर्शन 10:4। तो बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको 4 नेम दे देंगे। ठीक है ना, तो आपका जो भी ऑप्शन है इन्वर्टेंडो वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, वो है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास कोई प्रोपोर्शन है ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं, प्रोपोर्शन का भी। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम चाहे इक्वल टू यूज कर लें, चाहे हम ये प्रोपोर्शन का साइन यूज कर लें। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में बेटा हम क्या करते हैं, जो ये 2 मिडिल टर्म्स हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगा, ए रेशो सी प्रपोर्शन बी रेशो डी। यहां पे भी हम चाहे तो चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ए डी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सी बी लिखो या बी सी लिखो, एक ही बात है। और यहां से भी यही रिजल्ट आएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बेटा, अपने पास अल्टरनेंडो हो गई। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है थर्ड प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या है, सपोज हमारे पास कोई प्रोपोर्शन है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक है, तो प्रोपोर्शन को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, तो यदि हम इसको इस तरीके से लिख देंगे तो भी हमारे पास जो ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो वेरीफाई कर लो, इस डी को यहां मल्टीप्लाई कर दो, ए डी प्लस बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस बी डी। तो ये हमने डी यहां मल्टीप्लाई कर दिया और बी यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये बी डी और बी डी आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास ए डी किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया। और जो हमारे पास इनिशियली जो प्रोपोर्शन था उसका भी यही रिजल्ट आएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं, इट मीन्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा अपने पास, कंपोनेंडो हो गई। अब इसी के जैसी फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, जो हमने यहां पे प्लस का साइन लगाया उसकी जगह माइनस का साइन आ जाता है बस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई प्रोपोर्शन है a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी, तो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिविडेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली प्रोपोर्शन की। एक तो क्या थी, फर्स्ट हमारे पास इन्वर्टेंडो, सेकंड इज अल्टरनेंडो, थर्ड इज कंपोनेंडो एंड फोर्थ इज डिविडेंडो। ठीक है, इन दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, और दोनों जगह सेम प्रोसेस कर दिया हमने। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंपोनेंडो का और डिविडेंडो का। तो जो हमारे पास अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको बेटा हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। जो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी थी उसको हमने क्या कर दिया बेटा, कंबाइन कर दिया दोनों को। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में हम ऐसा कर सकते, ऐसा लिख सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर में तो कंपोनेंडो अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये इक्वल होंगे। ठीक है, आप चाहे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख सकते हैं, वही AD इक्वल्स टू BC आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या है बेटा, हमने न्यूमरेटर में कंपोनेंडो अप्लाई कर दिया दोनों के, और डिनोमिनेटर में हमने डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं हम ऐसे ही करें, हम उल्टा भी कर सकते हैं बेटा। हम चाहे तो न्यूमरेटर में डिविडेंडो अप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में हम कंपोनेंडो अप्लाई कर दें, लेकिन दोनों जगह सेम करना पड़ेगा, c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। ठीक है, तो ये अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो आपसे क्या जनरली क्या है, प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, जैसे आपसे कह दिया ये गिवन है, ठीक है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली भी बहुत काम आती है। ठीक है, जिनके पास 11th-12th में मैथ्स थी उन्होंने यूज लिया होगा, बहुत सारे चैप्टर्स में ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, फिर हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है एडेंडो। ठीक है, एडेंडो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सपोज हमारे पास कोई रेशो है a अपॉन बी एंड इट इज इक्वल्स टू c अपॉन डी। ठीक है, ये हमारे पास बेटा 2 रेशोज हैं, दोनों इक्वल हैं, या हम ये कह सकते हैं प्रोपोर्शन में है, इक्वल है। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडेंडो प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं और इनके डिनोमिनेटर को ऐड कर दें। तो अब हमारे पास जो रेशो होगा वो रेशो इन दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों तो इक्वल ही हैं, ये भी जो नया रेशो आएगा ये भी क्या होगा, इनके इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई रेशो है 4/6 इक्वल्स टू 2/3, दोनों इक्वल है या नहीं है, दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, दोनों रेशो इक्वल है, 4/6 एंड 2/3। ठीक है, तो एडेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 + 2 अपॉन 6 + 3। तो ये सिंप्लीफाई करने पर आएगा 6/9, और इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 3 का डिवाइड जा रहा है तो क्या आ जाएगा 2/3। तो देखो ये इन्हीं के इक्वल आ गया, नहीं आ गया अपने पास, और यही हमने अपनी प्रॉपर्टी में कहा है। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा जनरलाइज भी कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ज्यादा रेशो है, a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी इक्वल्स टू e अपॉन f इक्वल्स टू एंड सो ऑन। ठीक है, कितने भी रेशो हो सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब के न्यूमरेटर को ऐड करके लिख सकते हैं, a + c + e प्लस अपॉन b + d +
एफ प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई बेटा, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास बस एक और प्रॉपर्टी बची है प्रोपोर्शन की, वो है सबटेंडो। सबटेंडो, ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है सब्ट्रैक्ट करना है बेटा आपको। ठीक है, एडेंडो में क्या करना था, ऐड करना था, यहां क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है अपन को। ठीक है, तो हमारे पास है सपोज बेटा a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो सबटेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं बेटा a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। ठीक है, ये अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बेटा, सबटेंडो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, एडेंडो में प्लस आया था, यहां माइनस आ गया, सिंपली बस इतना सा डिफरेंस है अपने पास। ठीक है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था 4/6 इक्वल्स टू 2/3। यदि हम इसमें सबटेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो बेटा क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2/6 माइनस 3। 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3। तो देखो वही रेशो आ गया, नहीं आ गया अपने पास। ठीक है, इट मीन्स हम इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है यदि हम इसको जनरलाइज कर दें, जनरलाइज मीन्स ज्यादा रेशो हो हमारे पास, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इक्वल्स टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सबटेंडो प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं बेटा a माइनस सी माइनस ई माइनस एंड सो ऑन अपॉन b माइनस डी माइनस एफ माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई बेटा, सबटेंडो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो अपने पास जो प्रोपोर्शन है उसमें अपन ने एक तो डेफिनेशन पार्ट डिस्कस किया था इसका, फिर हमारे पास क्या था बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट रूल था। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल अपन ने अप्लाई किया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है उसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 बार रिपीट कर लेते हैं। फिर वापस से इसमें हम जब यदि क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, क्योंकि वो प्रोपोर्शन हो गया, प्रोपोर्शन है तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई कर ही सकते हैं हम। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है बेटा प्रोपोर्शन में, वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। टोटल अपने पास 7 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में हम फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो दोनों में ही जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उनको इंटरचेंज कर देते हैं। सेकंड रेशो क्या है बेटा अपने पास, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में हम क्या करते हैं, मिडिल 2 टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं। डिविडेंडो में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, उसमें हम दोनों को ही अप्लाई कर देते हैं। और हमारे पास जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं वो है एडेंडो और सबटेंडो। दोनों सिमिलर हैं, बस एक में हम ऐड करते हैं और एक में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोपोर्शन में बेटा अपने पास इतना सही है, छोटा सा टॉपिक है अपने पास। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप रेशो की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, रेशो के जो भी क्वेश्चंस कराएं उनको आप अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं प्रोपोर्शन के, इनको एक बार आप पढ़ लो। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में जो अपन करेंगे वो इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बेटा।